Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medical Fever. In this lecture, we will discuss about the peripheral nerves, then the chromatolysis, then the neurotransmitter change with the diseases. Number one is the anxiety, the most important, and the depression, schizophrenia, Alzheimer disease, Huntington disease, and the Parkinsonism. Now, our concern is basically upon the peripheral nerves. Peripheral nerves mainly इसकी क्या होती है, तीन लेयर्स होती हैं. नंबर वन इज द एंडोन्यूरियम, अदर इज द पेरिन्यूरियम, देन द एपिन्यूरियम. अब इसकी जो इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द डायग्राम, दिस इज द नर्व ट्रैक एंड एपिन्यूरियम. एपी मीन आउटसाइड, आउटसाइड जो होती है वो एपिन्यूरियम होती है. उसके बाद होती है पेरिन्यूरियम. देन क्या होती है, जो नर्व फाइबर को इन्वॉल्व कर रही है, दिस इज द एंडोन्यूरियम. अब एंडोन्यूरियम मेनली क्या है, दिस इज द थिन एंड द स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज द थिन एंड द स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड supports the individual myelinated nerve fiber. This is the individual and may be affected in the Guillain-Barré syndrome. This is the Guillain-Barré syndrome. Other is the perineurium that mainly involves more than one nerve fibers. And this is a blood nerve permeability surround the fascicles of the nerve fibers. यानी कि एक गुच्छा जो है nerve fiber का, this is the fascicle, ये total nerve fiber के गुच्छे को क्या करती है, surround करती है. Then the most important is the epineurium. This is a dense connective tissue that surrounds the entire nerve. ये पूरी nerve को surround कर रहा होता है. That's the most important about the peripheral nerves. Now we are discussing about the क्रोमाटोलाइसिस. मेनली तो क्रोमाटोलाइसिस में होता क्या है, अब यहाँ पे जो क्रोमाटोलाइसिस है इसमें क्या है, रिएक्शनल ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडी टू द एक्सॉन इंजरी. अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्सॉन है, दिस इज द एक्सॉन. अगर यहाँ पे एक्सॉन की इंजरी होगी तो मेनली क्या होता है कि न्यूरोनल जो सेल बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरोनल सेल बॉडी, इसका रिस्पॉन्स क्या आता है. इन केस ऑफ द अगर एक्सॉन की इंजरी हुई तो मेनली तीन चीजें हैपन होती हैं. नंबर वन इज द राउंड सेलुलर स्वेलिंग. यहाँ पे देखें एक राउंड सेलुलर स्वेलिंग नजर आ रही है. उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी. यहाँ पहले यहाँ पे था और यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया. नंबर सेकंड का. नंबर थर्ड इज द डिस्पर्शन ऑफ द निजल सब्सटेंस. जो निजल ग्रेन्यूल्स हैं उनकी क्या है, डिस्पर्शन हो गई है. Number first response is the round cellular swelling, then the displacement of nucleus, then the dispersion of nasal granules. के जो एक्सोनल साइट है उसकी वजह से क्या हुआ है, मेनली जो सेल बॉडी का रिस्पॉन्स हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्शनल टू द न्यूरोनल सेल बॉडीज. मेनली होता क्या है कि चेंज रिफ्लेक्ट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू रिपेयर ऑफ डैमेज. अब है वलेरियन डिजनरेशन. इसमें क्या, वलेरियन डिजनरेशन में क्या होता है, मेनली जो माइलिन शीथ है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एक्सॉन एंड माइलिन शीथ डिस्टल टू द साइट ऑफ एक्सोनल इंजरी. अब इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल बी डिस्कसिंग विद द मलेरियन डिजनरेशन. यहाँ पे जो माइक्रोग्लाइयल सेल्स हैं, इन द प्रीवियस लेक्चर इन द पार्ट 5 हमने जो माइक्रोग्लाइयल सेल्स किए थे वो क्या है, एज एन मैक्रोफेजेस थे. तो you can watch our previous video about the microglial cell. In this case मैं आपको बता दूं ये जो microglial cells हैं ये क्या है, मैक्रोफेजेस हैं, और ये जो न्यूरॉन डैमेज हुआ है उसको क्या करते हैं, मेनली इंगल्फ कर रहे हैं. दिस इज अ Wallerian debris and that is why this is called as a Wallerian degeneration. Proximal to the injury, axon retracts and the cell body sprouts new protein that grows toward the neuron पोटेंशियल इनर्वेशन. अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो है एक्सॉन रिट्रैक्शन हो गई नंबर वन, और दूसरा वलेरियन डिजनरेशन में ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट. इन द वे आई विल बी डिस्कसिंग विद दिस द प्रॉक्सिमल पार्ट. एंड नंबर वन क्या हो गया, एक्सॉन रिट्रैक्ट हो गया. दूसरा क्या हो गया, जो माइक्रोग्लाइयल सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, माइलिन डेब्रिस को यानी कि इंगल्फ कर दिया, जो माइलिन शीट है या न्यूरॉन है उनको इंगल्फ कर लिया. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हमने कर लिया पेरिफेरल नर्व्स एंड द क्रोमाटोलाइसिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीजेस हैं जिसमें एंजाइटी है, जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें शिजोफ्रेनिया है, अल्जाइमर डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज है एंड पार्किंसनिज्म. सबसे पहले हम
दो हार्मोन देखेंगे। नंबर वन इज द एसिटाइलकोलिन एंड द डोपामीन। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे हो, दिस इज अ बैलेंस होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हंटिंगटन डिजीज एंड द पार्किंसनिज्म। पार्किंसन में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा होता है। अगर एसिटाइलकोलिन ज्यादा होगा तो डोपामीन क्या हो जाता है, उसके रिस्पॉन्स में कम हो जाता है। ये तो होगी इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज। अगर डोपामीन कम है तो एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है। मेनली इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ऑफ द डोपामीन, इंक्रीज लेवल ऑफ द एसिटाइलकोलिन फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस। अब उसके बाद आती है हंटिंगटन डिजीज। इन केस ऑफ द हंटिंगटन डिजीज इसमें क्या होगा, एसिटाइलकोलिन कम होगा और जो डोपामीन है वो ज्यादा होगा। अब हंटिंगटन डिजीज और पार्किंसन डिजीज, दीज आर दो अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए। तो और इसमें जो है एक मोर इम्पॉर्टेंट है, इसमें दोनों में, एक में गैबा कम होगा, दूसरे में सेरोटोनिन कम होगा। देन अदर इज द I will be discussing, now we have discussed about the Huntington and the Parkinsonism. पार्किंसन में जो ट्रिमर हो रहे थे वो किसकी वजह से हो रहे थे, वो एसिटाइलकोलिन की वजह से होते हैं। द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्किंसंस में जो ट्रिमर होते हैं वो मेनली एसिटाइलकोलिन की वजह से हो रहे होते हैं और डोपामीन के लेवल की वजह से कम होने की वजह से हो रहे होते हैं। अब है एल्जाइमर डिजीज। इन केस ऑफ द एल्जाइमर डिजीज देयर इज अ डिक्रीज लेवल, ओनली एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह शिजोफ्रीनिया में डोपामीन का लेवल, अब ये दोनों एक तरह से ना, इसमें डोपामीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसमें अल्जाइमर में एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है। इन केस ऑफ द शिजोफ्रीनिया, dopamine level increases and Alzheimer disease decrease in the level of acetylcholine. Now the most important is the anxiety and the depression. We have discussed 4 diseases. Number 1 is the Parkinsonism, other is the Alzheimer disease and the schizophrenia. Now our concern is mainly upon the anxiety and the depression. चाहे हो एंजाइटी चाहे हो डिप्रेशन, इसमें हर चीज कम हो जाती है। जिस तरह देखिए यहाँ पे डोपामीन भी कम है, नॉरएपिनेफ्रिन भी कम है और सेरोटोनिन भी कम है। इस तरह से यहाँ पे भी जो गैबा है और सेरोटोनिन कम है, लेकिन यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा है। वाई नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जो एंजाइटी होती है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जो एड्रीनल मेडुला है, यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड है, उसमें जो एड्रीनल मेडुला है वो स्ट्रेस हो जाता है। जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पड़ रहा है वो स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टीरॉइड भी रिलीज होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी, और एड्रीनल मेडुला पूरा एक्टिवेट हो जाता है, चाहे इसका कॉर्टेक्स हो चाहे इसका मेडुला हो। मेडुला एक्टिवेट होगा तो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। तो दैट्स व्हाई एंजाइटी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स टू बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन इन द एंजाइटी। That we all discussed about the Huntington disease, Parkinsonism, Alzheimer disease, depression and the anxiety. तो इसी तरह से अगर हम अगेन दोबारा से डिस्कस करें कि एसिटाइलकोलिन और जो डोपामीन था उसका हमने हंटिंगटन डिजीज और पार्किंसन में किया है, जबकि सिर्फ एसिटाइलकोलिन का हमने कहाँ पे किया है, अल्जाइमर डिजीज पे किया है। सिर्फ डोपामीन का लेवल इंक्रीज हुआ इन द शिजोफ्रीनिया। देन वी हैव डिस्कस के डिप्रेशन में हर चीज आपको कम मिलेगी और एंजाइटी में भी कम मिलेगी, लेकिन एक चीज ज्यादा मिलेगी जो कि नॉरएपिनेफ्रिन है। वो है कि एंजाइटी में जो हार्मोन है वो ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि जो एड्रिनल मेडुला है वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट वी ऑल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही कहते हैं एमसीक्यूज आते हैं कि भाई एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, शिजोफ्रेनिया हो गया, अल्जाइमर डिजीज होगी, हंटिंगटन, ये यूएसएमएलई का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट वी ऑल डिस्कस एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। Please like and subscribe our channel Medicos Fever and remember us in your prayers. Allah Hafiz.